हिंदी नाटक में कैसे इसका जन्म हुआ, हिंदी नाटक का, और कैसे इसका विकास हुआ, इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन जो आज हम नाटक की स्थिति देख रहे हैं कितनी ज़्यादा पॉपुलर बन गई है, चारों तरफ लोकप्रिय बन गई है। हमने पढ़ा नाटक, कोणार्क नाटक पढ़ा हमने कितने सारे एकांकी पढ़े, नीलाम का आवाज़, उत्सर्ग, नया पुराना, हरी घास पर घंटे भर, हमने पढ़ा काल पुरुष और अजंता की नर्तकी। इस तरीके के हमने कई सारे एकांकी और नाटक पढ़े। तो ये तो देखें कि ये एकांकी और नाटक क्या शुरू से इसी तरीके से लिखे जाते थे या इनमें कोई परिवर्तन आया है? तो बेटा इनमें बड़ा भारी परिवर्तन आया है। हमारे भारत में यदि अपन देखें तो नाटकों का उद्भव वेदों के काल से माना जाता है। वेदों में भी नाटक शब्द का और एकांकी शब्द का उल्लेख हमको मिलता है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में यही लिखा है कि नाटक की उत्पत्ति वेदों से ही हो गई थी। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि ये जो आधुनिक नाटक है ये हमारे भारत को यूनान की देन है कि जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ, वहां से सेल्यूकस, मेगास्थनीज जैसे व्यक्ति आए, वो अपने साथ नाटक कला को लेकर आए। लेकिन ये बिल्कुल निराधार है बेटा। हम केवल यूनान से ही नाटक नहीं सीखे। नाटक की जो विधा है वो हमारे भारत में यूनानी आक्रमणों से पहले भी पाई जाती थी। तो नाटक जो भारतीय नाटक है वो नाटक भारत की अपनी एक मौलिक विशेषता है। और हिंदी में यदि हम नाटकों की बात करें तो जो आज का नाटक और एकांकी का जो रूप है वो रूप हमको भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से ही मिल जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद एक बहुत अच्छे नाटककार थे और मैं आपको बताऊं वो बहुत अच्छे अभिनेता भी थे। वो अपने नाटकों में खुद अभिनय भी किया करते थे। उनको रंगमंच का पूरा अच्छी तरीके से ज्ञान था। जो रंगमंची आदेश होते हैं, जो रंगमंच की साज सज्जा होती है, जो अभिनय क्षमता होती है, उसका उन्हें बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान था। इसलिए उन्होंने खुद नाटक लिखे भी और उन नाटकों को मंचित भी किया जिसमें उन्होंने खुद भी अभिनय किया है। तो हम यदि देखें, इस तरीके से देखें कि भारत में नाटक का उद्भव और विकास आखिर हुआ कैसे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि देखो प्रभाव तो सबका सब पर पड़ता है। हमारे भारत के नाटकों पे भी अंग्रेजी नाटकों का भी प्रभाव पड़ा। और जैसे शेक्सपियर नाटक बहुत लिखा करते थे तो शेक्सपियर के नाटकों का काफी प्रभाव पड़ा। बंगला में नाटक काफी समय से लिखे जा रहे थे। आपने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, काफी अच्छे नाटक लिखे जाते थे वहाँ। तो इन और संस्कृत नाटकों का, इनका हमारे हिंदी नाटकों पर हमें बड़ा भारी प्रभाव देखने को मिलता है। अब इस नाटक के उद्भव और विकास के इतिहास को, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, हम 4 भागों में बांट सकते हैं। आपको अपने स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इसकी जो 4 भाग है उसमें सबसे पहला भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो आधुनिक काल का सबसे पहला युग माना जाता है और इसका प्रारंभ ये मान के चलिए, लगभग बता रही हूँ आपको, 1900 से लेकर 1918 तक ये जो काल है वो भारतेंदु युग माना जाता है। क्योंकि इस काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचनाएं लिखी और ऐसी रचनाएं लिखी बेटा जिनसे अन्य लेखक भी प्रभावित हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने केवल नाटक ही नहीं, उन्होंने निबंध भी लिखे, उन्होंने कविताएं भी लिखी, उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानियां भी लिखी। तो ये युग भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि कई सारे नाटक लिखे गए। इन्होंने खुद ने भी बहुत सारे नाटक हमारे सामने प्रस्तुत किए। अब सामने प्रश्न हमारे ये आता है कि भारतेंदु युग के जो नाटक हैं उनके प्रसिद्ध नाटककार कौन कौन थे, उनके नाटक क्या थे और उनकी विशेषताएं क्या थी। दिखाई दे रहा है आपको? मैंने आपके लिए एक पीपीटी बनाया है। तो प्रसिद्ध नाटककार का नाम में आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ नाटकों के नाम हमको याद होने चाहिए, जैसे प्रेम योगिनी, चंद्रावली और भारत दुर्दशा, है ना। ये कुछ प्रमुख नाटक थे जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ अन्य नाटककार भी थे जिन्होंने जो कि नाटक लिख रहे थे। उनमें राधा कृष्ण दास का नाम आता है। उनके जो प्रमुख नाटक हैं जैसे दुखिनी वाला, धर्मालाप, महाराणा प्रताप, भारत ललना। मैं आपको बताऊं कि इस समय के जो नाटक थे उनमें राष्ट्रीयता की और देशभक्ति की भावना हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और नाम से भी आपको मालूम पड़ रहा होगा, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा लिखा, है ना। राधा कृष्ण दास ने महाराणा प्रताप लिखा, भारत ललना लिखा। इनके साथ ही और अन्य नाटककार बद्री नारायण चौधरी,
भी एक अच्छे नाटककार थे भारतेंदु युग के, और उन्होंने बुद्ध विलाप और भरत सौभाग्य ये नाटक काफी प्रसिद्ध रहे उनके। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र के कली कौतुक और हटी हमीर ये नाटक उनका काफी प्रसिद्ध रहा। हटी हमीर, यदि आपको मालूम हो, अपने राजस्थान के रणथंभौर का एक राजा था हमीर, वो उसका हट बड़ा प्रसिद्ध था, बड़ा हटी था वो, यानी कि जो बात एक बार उसके मुंह से निकल गई, जो वचन दे दिया उस वचन का पालन करता था, चाहे जान ही क्यों ना निकल जाए। आपको मालूम हो तो इसके से जुड़ी एक कहानी हम इतिहास में पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, उसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ कुछ अपराध कर दिया था, तो उसने भागकर वहां से और हमीर के यहाँ शरण ली थी, और वो कह रहे थे बार बार कि आप मुझे इस मेरे जो सेनापति है इसको मुझे सौंप दीजिए, पर हमीर ने कहा कि नहीं, ये मेरा शरणागत है, मैं इसे नहीं सौंपूंगा। और अलाउद्दीन ने हमीर के ऊपर आक्रमण भी कर दिया, और हमीर लड़ते लड़ते, ये देख लीजिए, रणथंभौर के किले से उसने युद्ध किया, और अंत में वो जीत भी नहीं पाया था, लेकिन उसका हट बड़ा प्रसिद्ध था, उसने अपने शरणागत आए हुए जो सेनापति था उसको सौंपा नहीं था। तो इस तरीके की कुछ कहानी इस नाटक में है। अब आप देख रहे हैं कि ये नाटक भी राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना हमारे अंदर जगाता है। इसके अलावा राधाचरण गोस्वामी भी एक ऐसे नाटककार थे जो भारतेंदु युग में काफी अच्छी तरीके से नाटक लिख रहे थे। उनके नाटक सती चंद्रावती, अमर सिंह राठौड़ और तन मन धन, इस तरीके के नाटक उन्होंने लिखे। और एक श्री गोसाई जी थे, उन्होंने भी अर्पण नाम का नाटक लिखा। तो भारतेंदु युग नाटकों की दृष्टि से काफी रिच और संपन्न हमें मालूम होता है। इस काल के जो नाटक थे उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसकी पहली विशेषता तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो नाटक हैं इनमें देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट के भरी हुई है। मतलब इन नाटकों का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य, क्योंकि हम उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों से हमें आज़ादी चाहिए थी, और अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए तो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना था। तो संघर्ष कब होगा? जब हमारे अंदर देशभक्ति की, राष्ट्रीयता की भावना होगी। तो इसी संदेश और प्रेरणा को देने के लिए नाटक इस समय लिखे गए। दूसरी बात जो हम इन नाटकों की विशेषता देखते हैं वो ये देखते हैं कि इस नाटक में ज्यादातर जो पात्र थे वो हमारे भारत के प्राचीन इतिहास से या भारत के जो पौराणिक पात्र थे वहां से, और या जो समसामयिक जो घटनाएं चल रही थी उन पे आधारित कथानक थे। जैसा अपन ने देखा महाराणा प्रताप है, हम देख रहे हैं हमीर है, तो हमारे इतिहास और हमारे पुराणों से इन्होंने पात्रों को उठाया। तीसरी विशेषता जो हम इसकी देख रहे हैं भारतेंदु युग के नाटक की, वो है सामाजिक चेतना। तो कोई इन लोगों का ये मानना था कि यदि आप देश को आजाद कराना चाहते हैं तो आपके अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, क्योंकि उसके पहले अपने समाज में चेतना तो पैदा करो। आपके समाज में बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं, पर्दा प्रथा है, सती प्रथा है, लोग बाहर नहीं जाते, समुद्र पार करके जाना अधर्म समझते हैं, जाति को लेके बड़े भेदभाव हैं। तो पहले ये तो मिटे, सामाजिक चेतना तो आए। तो इनके नाटकों के माध्यम से सामाजिक चेतना भी जगाई गई, और इसके साथ ही साथ ये जानते थे कि नाटक केवल संदेश और प्रेरणा नहीं, इन्होंने नाटकों को मनोरंजन का साधन बना दिया कि जब वो मनोरंजक होंगे, रोचक होंगे, जब वो हंसाएंगे तो निश्चित रूप से लोग उन नाटकों को देखेंगे, और जब उन नाटकों को देखेंगे तो उनसे कोई प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे। तो इनके नाटक में हमें हास्य और व्यंग, जो तत्कालीन बुराइयां थी उन पर उन्होंने तीखा व्यंग किया है। जिस तरीके से अपन देखते हैं हरिशंकर परसाई की अपन ने रचना पढ़ी है, भोलाराम का जीव पढ़ी हमने, ठिठुरता गणतंत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके के जो व्यंग है तत्कालीन समाज की और राजनीतिक स्थिति पे जो बुराइयां थी उन पर उन्होंने व्यंग करके लोगों को हास्य रस से भी सरोबार करने की कोशिश की। तो उनके जो नाटक है उनकी हमें देखिए तो 5 विशेषता मिलती हैं। सबसे पहली, देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना जगाते हैं। दूसरे, सामाजिक चेतना जगाते हैं। तीसरे, इनके जो कथानक है वो इतिहास, पुराण और समसामयिक विषय पर आधारित थे। चौथा, ये हास्य और व्यंग के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते थे। और इन नाटकों में अंग्रेजी नाटकों का, बंगला नाटकों का और संस्कृत नाटकों का हमें बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने भारतेंदु युग के नाटकों के बारे में पढ़ा। अब जो दूसरा युग है भारत के, या हम कहें हिंदी साहित्य में नाटकों के विकास का जो दूसरा युग है उसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी आज की हिंदी की जो खड़ी बोली है उसके जनक माने जाते हैं।
आज जो हम हिंदी खड़ी बोली का रूप देखते हैं, उसका जो रूप स्थापित करने का श्रेय है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है। तो इसीलिए उनके नाम पर इस युग का नाम पड़ गया द्विवेदी युग। ये द्विवेदी युग मान के चलिए आप 1918 से लेके लगभग 1930 तक के आसपास का माना जाता है। अच्छा, इस युग में बहुत ज्यादा नाटक नहीं लिखे गए, इस युग में कविताएं ज्यादा लिखी गई, काव्य ज्यादा लिखे गए। तो क्योंकि ये लोग सुधारवादी प्रकृति के लोग थे, तो इनका रुझान थोड़ा नाटकों की तरफ कम था, और मनोरंजन के लिए तो इन्होंने नाटक बिल्कुल भी नहीं लिखे। इन्होंने यदि कुछ थोड़े बहुत नाटक लिखे भी हैं तो वो समाज की जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने कुछ नाटकों की रचना की। और ज्यादातर तो इन्होंने क्या किया कि जो और नाटक थे जैसे अंग्रेजी के, बंगला के या संस्कृत के, उन नाटकों का इन्होंने अनुवाद ज्यादा किया। लेकिन फिर भी कुछ नाटककार थे जिन्होंने अपने नाटकों की रचना इसमें की, जिनमें जैसे जगन्नाथ चतुर्वेदी का नाम लिया जाता है। जगन्नाथ चतुर्वेदी ने तुलसीदास नामक नाटक लिखा, वियोगी हरि ने प्रबुद्ध यामुने नामक नाटक लिखा, मिश्र बंधु ने शिवाजी, क्योंकि शिवाजी फिर वही राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना हमारे अंदर जगा सकते थे, सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता की भावना जगाते थे, तो उन्होंने शिवाजी पर नाटक लिखा। और बद्री भट्ट ने कुरुवन का दहन, चंद्रगुप्त और दुर्गावती, वही राष्ट्रीयता और समाजवादी स्वर रहा उनकी नाटकों में भी। माधव शुक्ल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने महाभारत नामक नाटक लिखा। और आनंद प्रसाद खत्री ने संसार स्वप्न नामक नाटक लिखा। मैथिली शरण गुप्त ने वैसे तो काव्य बहुत लिखे, हम सबने पढ़ा, उनका साकेत, यशोधरा हम पढ़ चुके हैं, पर उन्होंने चंद्रहास नामक एक नाटक की भी रचना की। तो यदि मैं ये कहूं कि द्विवेदी युग में नाटक उतने नहीं लिखे गए जितने भारतेंदु युग में लिखे गए, या द्विवेदी युग के बाद प्रसाद युग में लिखे गए, या प्रसाद के बाद प्रसादोत्तर युग में लिखे गए, लेकिन हाँ कुछ नाटक लिखे गए। और इन नाटकों की जो प्रमुख विशेषता थी वो ये थी कि इस नाटक के जो पात्र हुआ करते थे वो हमारे इतिहास के या हमारे पुराणों के जो महान महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों की जीवनी पर ही नाटक लिखे गए, जिससे कि वो हमको प्रेरणा और संदेश, राष्ट्रीयता की भावना दे सकें। इस युग में मौलिक नाटकों का बहुत अभाव रहा। जैसे मैंने आपसे कहा कि ज्यादातर इन्होंने दूसरी भाषा में लिखे गए नाटकों का अनुवाद ही ज्यादा किया। तो ये द्विवेदी युग के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसमें नाटकों का एक बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया। पर इसके बाद का जो युग है जिसे हम प्रसाद युग के नाम से जानते हैं, और ये युग लगभग 1928-30 के आसपास शुरू हो जाता है। और देखिए इस युग को हम प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के नाम पर ही हमने इसका नाम रख दिया। क्यों? कि जयशंकर प्रसाद ने कम से कम, मुझे याद आ रहा, 12 नाटक लिखे, और एक से एक बढ़कर नाटक जयशंकर प्रसाद ने इस समय लिखा। काफी राजनीति और ऐतिहासिक प्रसंगों को लेके, कथानकों को लेके उन्होंने नाटक लिखे। तो इस युग का नाम ही प्रसाद युग पड़ गया। भाई जो जैसे हम प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट कहते हैं ना, हम उसी तरीके से जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट कह सकते हैं। मतलब जो स्थान प्रेमचंद का कहानी और उपन्यासों में माना जाता है, वही स्थान जयशंकर प्रसाद का नाटकों के अंतर्गत या हिंदी नाटक के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदी नाटकों को अभूतपूर्व अभिवृद्धि देके एक नई दिशा, एक नया आयाम दिया। और उनके जितने भी कथानक होते थे वो अतीत या इतिहास से ही प्रेरित हुआ करते थे। आइए कुछ प्रसिद्ध नाटककारों और नाटकों के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करें। जैसे जयशंकर प्रसाद के मैंने आपसे कहा कि उन्होंने 12 नाटक लिखे, उनके कुछ नाटकों के नाम आपको बता रही हूं मैं, और आप देखेंगे सारे इतिहास से संबंधित हैं ज्यादातर इनके नाटक। अजात शत्रु इतिहास प्रसिद्ध पात्र है। स्कंदगुप्त गुप्त काल का एक शानदार वाला शासक है। चंद्रगुप्त, आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था। ध्रुव स्वामिनी, ये भी गुप्त साम्राज्य की रामगुप्त की पत्नी थी, और बहुत ही शानदार नाटक लिखा है किस तरीके से हमें गुलामी से छुटकारा पाना चाहिए। राजश्री, कामना, कल्याणी, सज्जन, महाराणा प्रताप, इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, और इन नाटकों में हमें काफी प्रौढ़ता दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की खास विशेषता है, वो अपने नाटक लिखते हैं ना तो बीच बीच में प्रसंगानुकूल, जहां संदर्भ आता है वहां पर मधुर गीतों की भी रचना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जयशंकर प्रसाद एक अच्छे कवि भी है, एक अच्छे गीतकार भी हैं, तो वो नाटक लिखते हैं और नाटक के बीच बीच में अच्छे अच्छे गीतों का सृजन भी कर देते हैं। जैसे आजकल की मूवी नहीं होती, अपन मूवी देखने जाते हैं, मूवी क्या है? एक तरीके का नाटक ही तो है, और फिर उस मूवी में बीच बीच में अपन गाने आ जाते हैं, तो वो जो मूवी होती है वो आकर्षक बन जाती है।
ऐसे जयशंकर प्रसाद ने नाटक लिखे और नाटक के साथ साथ उनमें गीतों का सृजन भी उन्होंने किया। इन्हीं के साथ जयशंकर प्रसाद के साथी जो और साथी नाटककार थे उनमें माखनलाल चतुर्वेदी का नाम एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने कृष्णा अर्जुन करके एक नाटक लिखा। गोविंद वल्लभ पंत ने वरमाला और राजमुकुट नामक नाटक लिखा। पांडे बेचन शर्मा जो उग्र है, जिन्होंने कई हास्य व्यंग्यात्मक कहानी भी लिखी है, उन्होंने महात्मा ईसा को लेकर एक नाटक लिखा। और मुंशी प्रेमचंद जिन्हें हम उपन्यास सम्राट कहते हैं, वो भी नहीं रोक पाए अपने आप को, उन्होंने भी नाटक लिखे। यद्यपि उन्होंने केवल 2 ही नाटक लिखे, एक करबला लिखा और एक उन्होंने लिखा संग्राम। ये 2 नाटक उनके बड़े प्रसिद्ध नाटक थे। तो प्रसाद युग में नाटक लिखे गए और खूब नाटक लिखे गए। और इन नाटकों की प्रमुख विशेषता ये थी कि इस काल के जो नाटक है वो काफी प्रौढ़ हो गए थे। प्रौढ़ मतलब यानी कि उन नाटकों में परिपक्वता आ गई थी, नाटक कला का अच्छी तरीके से विकास हो चुका था। एक नाटक की जो आवश्यक तत्व हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उनमें कथानक होना चाहिए, उनकी भाषा शैली, उनके कथोपकथन और संवाद नाटक के प्राण होते हैं, है ना। संग और उसमें क्या कहते हैं, प्रभाव एक होना चाहिए। साथ ही हम देखते हैं कि उनमें रंगमंच और अभिनेता की क्षमता होनी चाहिए। ये सारे के सारे गुण उस समय के नाटकों में हमको मिलते हैं। और ज्यादातर जैसे नाम से भी मालूम पड़ रहा है, ऐतिहासिक कथानकों पर नाटक लिखे गए, क्योंकि जो ऐतिहासिक जो कहानियां थी, जो ऐतिहासिक पात्र थे, उनके जीवन पर नाटक लिखे गए। तो लोग उनको बड़ी रुचि से देखा भी करते थे, पढ़ा भी करते थे और उनसे संदेश और प्रेरणा भी प्राप्त करते थे। इसके साथ ही साथ इस समय के नाटक की खास विशेषता है, जयशंकर प्रसाद ने अपने हर नाटक में किसी न किसी एक स्त्री पात्र के उच्च चरित्र को लेकर और उस स्त्री के जो चरित्र है, स्त्री का जो विराटता है, उसके चरित्र की जो गहनता है, जो उदात्तता है, उस उदात्तता को उद्भावित किया जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में। और साथ ही साथ इस समय के जो नाटक हैं, उन नाटकों में हमें एक चीज देखने को मिलती है कि पाश्चात्य और भारतीय जो नाट्य कला थी, पाश्चात्य नाट्य कला जैसे शेक्सपियर वगैरह का नाम मैं ले रही हूँ, और भारतीय नाट्य कला, इन दोनों का सम्मिश्रण हमें इनके नाटकों में बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। अब प्रसाद के बाद का ये युग है, इसे हम प्रसादोत्तर युग कहते हैं। और बेटा इस समय नाटक बहुत लिखे गए समसामयिक विषयों पर। इस समय के जो नाटक हैं, उन्होंने बड़ी तीव्र गति से नाटक लोगों ने लिखे, क्योंकि नाट्य कला का अब तक पूरी परिपक्वता के साथ विकास हो चुका था। तो बहुत सारे हिंदी साहित्यकारों ने नाटक लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि उनको मालूम था कि इस नाटक को जब रंगमंच पर खेला जाएगा और लोग जब इसको देखेंगे, क्योंकि इस तरीके की कला विकसित हो गई थी, तो जब लोग इसको देखेंगे तो वो उस पर ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। तो बड़े जबरदस्त नाटक लिखे गए। और इस समय के जो नाटक हैं, उनको हम मुख्य रूप से बेटा 2 भागों में बांट सकते हैं। एक नाटक ऐसे जो ऐतिहासिक नाटक थे, जो कि इतिहास प्रसिद्ध पात्रों के ऊपर लिखे गए, जैसा कि अपन ने प्रसाद युग में देखा। और दूसरे तरीके के नाटक थे समस्या मूलक नाटक, यानी कि समाज में जो समस्या दिखाई दे रही थी, उन समस्याओं को लेकर वो नाटक लिखे गए। जैसे लोगों आपको याद है, आपने समस्या मूलक नाटक अभी पढ़े हैं ना आपने समस्या मूलक नाटक, जैसे तांबे के कीड़े आपने पढ़ा है ना। आपने आवाज का नीलाम पढ़ा, उसमें मीडिया की समस्या बताई गई है। आपने हरी घास पर घंटे भर एकांकी पढ़ा, उसमें आपके जो विवाहित जोड़े हैं उनकी समस्या बताई गई हैं, कि जो नव विवाहित जोड़े हैं उसकी क्या भावनाएं हैं, जो वृद्ध हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। तो समस्याओं को लेकर इस समय के नाटक लिखे गए। तो 2 प्रकार के नाटक हमें देखने को मिलते हैं, एक ऐतिहासिक नाटक और एक समस्या मूलक नाटक। इस समय के जो नाटक हैं बेटा, वो उनमें काफी मौलिक दृष्टि है, वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित नहीं थे। साथ ही भावपूर्ण संवेदनाएं और जीवन के विविध अनुभवों को समेटते हुए ये नाटक लिखे गए हैं। न केवल भाव की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से ये नाटक काफी उत्कृष्ट बन पड़े हैं, बल्कि शिल्प की दृष्टि से भी हम यदि देखें तो इस समय के जो नाटक है वो परंपरागत दृष्टिकोण से मुक्त होकर और एक नए शिल्प के साथ, एक नई साज सज्जा के साथ हमारे सामने आते हैं। याद है आपने भुवनेश्वर का तांबे के कीड़े मैंने नाटक बताया था, एब्सर्ड नाटक। यदि नाटक देखने में तो हमको बड़ा अव्यवस्थित सा लग रहा है, लेकिन जब हम उसको अंदर उतरते हैं तो हमें उसकी गहरी भावनाएं मालूम पड़ती हैं कि आज का मानव का जीवन कितना एकाकीपन से भर गया है, कितना खाली हो गया है आज का मानव। इस तरीके से इस समय की जो नाटक है वो काफी यथार्थवादी और समसामयिक समस्याओं को लेकर लिखे गए नाटक है।
इस समय के जो प्रमुख नाटककार है उनमें मैं प्रमुख नाम लेना चाहूंगी हरिकृष्ण प्रेमी का। हरिकृष्ण प्रेमी ने रक्षाबंधन, प्रतिशोध, आहुति नाम के नाटक लिखे। और वृंदावन लाल वर्मा जो कि ऐतिहासिक उपन्यासों और कहानियों के लिए भी काफी माने जाते हैं, उन्होंने नाटक लिखा राखी की लाज है, कश्मीर का कांटा है, झांसी की रानी है, इस पर उन्होंने नाटक लिखे। जगदीश चंद्र माथुर का तो नाटक आप पढ़ ही रहे हैं, कोणार्क नाटक आपके कोर्स में है ही। इसके साथ ही उन्होंने एक शारदीय नाटक भी लिखा। उपेंद्र नाथ अश्क की भी आपने कई सारी एकांकी वगैरह पढ़े हुए हैं, याद है आपको? तौलिया भी आपने पढ़ा था, है ना? तो उन्होंने झलक, कैद, उड़ान, इस तरीके के नाटक लिखे। और लक्ष्मी नारायण मिश्र का भी आपने नाटक पढ़ा है, आपने मुझे बताया, हरिघास पर घंटे पर एकांकी पढ़ा है। उनका राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली काफी प्रसिद्ध नाटक रहे। सेठ गोविंद दास ने हर्ष, प्रकाश और बड़ा पापी कौन, इस शीर्षक से काफी नाटक लिखे जो कि काफी प्रसिद्ध हुए। और मोहन राकेश का तो कहना ही क्या। आप यदि प्रसादोत्तर युग में मोहन राकेश का नाम याद नहीं रखेंगे तो सोचिए आपने कुछ भी याद नहीं रखा। मोहन राकेश इस युग के बड़े प्रसिद्ध और लीड करने वाले नाटककार रहे। उन्होंने सामाजिक समस्याओं पर, उस समय की तत्कालीन समस्याओं पर बड़ी भावनाओं से परिपूर्ण, मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण नाटक लिखे। उनके प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस और आधे अधूरे बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं, जो रंगमंच की दृष्टि से भी काफी सफल रहे। उनका मंचन भी काफी सफलता से उनका मंचन किया गया। इन समय के नाटक की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, वो पहली विशेषता तो हम यही देख सकते हैं, ऐतिहासिकता, क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि ऐतिहासिक नाटक भी बहुत लिखे गए, जैसे वृंदावन लाल वर्मा ने तो ऐतिहासिक नाटक ही लिखे हैं। उसके साथ ही साथ हम दूसरी बात देख रहे हैं कि जो समसामयिक समस्याएं हैं, मतलब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं या परिवार में बिखराव आ रहा है, पति पत्नी में के संबंध अच्छे नहीं हैं, या बच्चों के साथ पीढ़ियों का गैप आ रहा है, इस तरीके की जो समस्याएं, सामाजिक समस्या है, कोई धार्मिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, लोगों की सांस्कृतिक समस्याएं, इन समस्याओं को लेकर भी कई सारे नाटक लिखे गए। ये प्रसादोत्तर युग की नाटक की विशेषता मैं आपको बता रही हूँ। और साथ ही इस समय के नाटक की जो सबसे प्रमुख विशेषता मुझे लगती है वो ये लगती है, समस्या को लेकर लिखे गए, ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर लिखे गए, पर इस समय के नाटकों में पात्रों के अंदर जो अंतर्द्वंद बताया गया है, पात्रों का जो मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है, उनके मन में जो द्वंद चल रहे हैं, उनका बड़ा यथार्थ और सटीक वर्णन किया है। याद है आपने नया पुराना एकांकी देखा था? तो देखो किस तरीके से उसके मन में एक द्वंद चल रहा है कि ये जेवर जो मुझे लिली की माँ देके गई है, इन्हें मुझे सुरक्षित रखना चाहिए। बार बार उसके मन में ये विचार आ रहे हैं। क्या मतलब कोई उसका जो साथी है वो कह रहा है हजम कर जाओ, कौन किसने देखा है कि वो तुमको जेवर दे के गई है, लेकिन दूसरा उसका मन करता है कि नहीं, ईमानदारी या सच्चाई भी कोई चीज होती है, वरना दुनिया से ये सच्चाई उठ जाएगी। इसी तरीके से आपने आवाज के नीलाम में अंतर्द्वंद देखा कि किस तरीके से दिवाकर के मन में एक द्वंद है कि क्या मैं अपने अखबार आवाज को बेच दूं या ना बेचूं, बेच दूं या नहीं बेच दूं। इस तरीके से उसके मन में भी काफी अंतर्द्वंद हमें देखने को मिलता है। हरी घास पर घंटे भर, उसमें देखिए कितना द्वंद है कि किस तरीके से सामाजिक परिस्थितियों से वो समरसता नहीं बैठा पा रहे हैं। और रंगमंच की दृष्टि से भी इस काल के जो नाटक थे वो बहुत ही सफल नाटक रहे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं बेटा कि हिंदी साहित्य में नाटकों का जो उद्भव है वो भारतेंदु युग से प्रारंभ होकर आज तक चला आ रहा है। और हिंदी साहित्य के जो नाटक हैं उसके बाद इसकी एकांकी की विधा भी विकसित हुई। ये एकांकी और ये नाटक समाज में जो साहित्य का उद्देश्य है, संदेश, प्रेरणा, सत साहित्य का उद्देश्य है जीवन को एक दिशा देना, मनोरंजन करने के साथ साथ जीवन को एक दिशा देना, समाज की समस्याओं को हमारे सामने रखना, हास्य व्यंग्यात्मक रूप से उसको हमारे सामने रख देना, ये इस नाटकों की पूरी सफलता थी। तो इस तरीके से आज हमने हिंदी साहित्य में नाटकों का उद्भव और विकास, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आएगा, इसे अच्छी तरीके से याद कीजिए। थैंक यू सो मच।